अभियान है। वेलकम टू दिस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय स्वराज अभियान। आज का दिन एक विशेष दिन है, क्योंकि आज देश नोटबंदी डिमोनेटाइजेशन का 1 साल पूरा कर रहा है। कल के दिन सरकार की तरफ से देश भर में एंटी ब्लैक मनी डे मनाया जा रहा है। काले धन का सवाल इस सरकार के गर्भ में, इस सरकार की पैदाइश से जुड़ा हुआ सवाल है। हम सब जानते हैं कि काले धन के बारे में लोगों की चिंता, करप्शन के बारे में लोगों का गुस्सा, वो इस सरकार को सत्ता में लाया था। पिछली सरकार के बारे में भ्रष्टाचार के जो सब आरोप थे, उसके भ्रष्टाचार से जनता तंग आ चुकी थी और लोगों को लगता था कि एक नई सरकार आएगी, काले धन पे, भ्रष्टाचार पे रोक लगाई जाएगी। और सरकार ने वायदा किया। आज 3 साल बाद जब ये सरकार खुद एंटी ब्लैक मनी नामक देश जो यूरोप में है उसके बैंकों के बारे में, एक HSBC बैंक के बारे में हुआ था, तीसरा पनामा पेपर्स जो पिछले साल आए थे, दुनिया भर का इन्वेस्टिगेशन था, और कल जो पैराडाइज पेपर्स के नाम से एक नया एक्सपोजे हुआ है, एक नया खुलासा हुआ है, पूरी दुनिया भर के बारे में खुलासा हुआ है, जिसमें हिंदुस्तान के 714 एंटिटीज का नाम है, इंडिविजुअल्स और कंपनीज, इस सब का नाम है, जिसने काले धन का जंजाल कितना गहरा है इस दुनिया में और हमारे देश में, उसका एक बार फिर खुलासा किया। बड़े लोगों के नाम आए हैं, राजनेताओं के नाम आए हैं, और सरकार ने एक बार फिर वो कर दिया है कि नहीं, हमारा कोई आदमी तो इन्वॉल्व था ही नहीं, और हाँ, हम एक ऐसा मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाएंगे। अब इतनी खूबसूरत अनाउंसमेंट है कि हम भूल जाते हैं कि पिछली टास्क फोर्स का क्या हुआ था, पिछली बार पनामा पेपर्स का क्या हुआ, क्या निकला। बार बार देश का ध्यान काले धन के सवाल से बटाने के लिए इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस पैदा किए जाते हैं। नोटबंदी जैसे आंख में धूल झोंकने के काम किए जाते हैं, और कुल मिला के नतीजा होता है कि हम भूल जाते हैं कि अच्छा, जो पिछली बार हुआ था उसमें हुआ क्या। हाँ, सरकार ने कुछ कर तो दिया था, कुछ हो गया होगा। आज यहां हम उसका हिसाब करने बैठे हैं। आज इस प्रेस वार्ता में आपके सामने कई डॉक्यूमेंट्स रखे जाएंगे, कुछ डॉक्यूमेंट जो आज तक कभी सार्वजनिक नहीं किए गए, जिसमें हम देखेंगे कि ब्लैक मनी के जो पुराने और वेल नोन मामले थे उन पे क्या हुआ। जो कल नए खुलासे हुए हैं उसमें तो अरुण जेटली जी ने कहा कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं। अब आप आज क्या कह सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, वही करवाया जा सकता है। लेकिन जिन मामलों के सबूत इस सरकार के पास 2 साल से, 3 साल से, कई महीनों से सरकार की जेब में पड़े हैं, उस पे इस सरकार ने क्या किया है। ये बड़े बड़े मामले हैं। ये मामले हैं स्टर्लिंग बायोटेक के, अदानी पावर के, एसआर का, मुकेश अंबानी की कंपनियों के, अनिल अंबानी की कंपनियों के। ये सब मामले हैं जिसमें एविडेंस सरकार के पास है, और अगर नहीं है तो एविडेंस हम आज नथी कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में हम आपको एक मोटा सा डॉक्यूमेंट देंगे। थोड़ा रिसर्च करने की आदत है प्रशांत जी की, तो थोड़े लंबे डॉक्यूमेंट देते हैं। नहीं, वो जब दिखाएंगे तब आप देख लीजिएगा। प्रशांत जी 1 मिनट आप होल्ड कर लीजिए, उनको आसानी होगी। मैं आप दिखाता हूँ। ये आपको हम 50 पेज के डॉक्यूमेंट्स देने वाले हैं। जी जी, वैसे एक फोटो आप थोड़ा देर बाद में आएगा, वो आप देख लीजिए।
Your right side. Right side. The बीच में रखो. Together by बीच में एक बार. Thank you. वैसे एक और फोटो आप बाद में आएगा जब प्रशांत जी कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट दिखाएंगे आपको। इस प्रेस वार्ता में हम आपके सामने हकीकत रखना चाहते हैं कि जो सचमुच ब्लैक मनी के बड़े मामले हैं, जिसमें अगर सरकार थोड़ा सा भी करना चाहती तो वो 738 करोड़ नहीं जिसका दावा आज अरुण जेटली ने सुबह किया है, बल्कि हजारों करोड़, दसियों हजारों करोड़ रुपया सरकार की झोली में अब तक आ चुका होता। उन पे इस सरकार ने क्या किया है, सरकार की नीयत क्या है, उस पे बात करेंगे। और अंत में हम स्वराज अभियान की तरफ से कुछ कॉन्क्रीट मांग रखेंगे कि अगर ये सरकार गंभीर है तो उसे क्या करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं प्रशांत जी से आग्रह करूंगा कि आपको इसके बारे में कुछ बताएं। एक सिर्फ अनुरोध रहेगा, ये जो ब्लैक मनी का फ्रॉड होता है ये बहुत सीधा फ्रॉड नहीं होता कि 2 पंक्ति में बता दिया जाए। ये खेल ही ऐसे होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स खेल बनाए जाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स खेल को हर कोई समझ नहीं सकता। इसलिए प्रशांत जी थोड़ा सा वक्त लेके आपको बताएंगे कि खेल क्या हो रहे थे और इसमें क्या हमारे पास आज डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है। क्या इस सरकार के काले धन को नियंत्रित करने के जो दावे हैं उस पे रत्ती भर भी आप विश्वास कर सकते हैं, या कि ये जो एंटी ब्लैक मनी डे मनाया जा रहा है ये इस देश की जनता के साथ बहुत क्रूर मजाक है जो कल होने वाला है। प्रशांत जी से मैं आग्रह करूंगा कि बात करें। देखिए, जैसे योगेंद्र जी ने आपको बताया कि 2014 के चुनाव में बहुत बड़े बड़े दावे और वादे किए गए कि हम काला धन खत्म कर देंगे, विदेशों में जो है उसको वापस ले आएंगे, सबकी झोली में 15-15 लाख आ जाएगा, हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। लेकिन अब 3.5 साल हो गए इस सरकार को आए हुए। क्या हमने ये देखा कि सरकार ने अपनी तरफ से, देखिए कल एक खुलासा हुआ जिसको पैराडाइज पेपर्स कहा जाता है, जिसमें कि 714 हिंदुस्तानी लोग या हिंदुस्तानी कंपनियों के नाम टैक्स हेवंस में जिनके अकाउंट्स हैं उनके लिस्ट में आए हैं। 1.5 साल पहले एक और खुलासा हुआ था पनामा पेपर्स का, जिसमें भी करीब 450 लोगों के नाम आए थे। ये टैक्स हेवंस क्या है? टैक्स हेवंस की 2 खूबियां होती हैं। एक तो ये कि वहां पर जिनके अकाउंट होते हैं उनको उनके देश के लोग, उनके देश की सरकारें बताती नहीं हैं, छुपा कर रखती हैं। दूसरा, वहां पर टैक्स वगैरह नहीं होता। वहां पर जिन अकाउंट में लोग पैसे रखते हैं उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखे जाते, छुपाने के लिए रखे जाते हैं। अब इतने सारे लोगों के, इतनी सारी कंपनियों के नाम आए, आज भी बहुत सारे निकले हैं। इंडियन एक्सप्रेस में एक सुभाष चंद्रा की जी कंपनियों का निकला है, एक पूरा पेज उसके ऊपर डिवोटेड है इंडियन एक्सप्रेस का। अमिताभ बच्चन का है, बहुत लोगों के हैं। हिंदुस्तान टाइम्स के भी कुछ लोगों का है, और भी कुछ मीडिया कंपनीज का भी है, और भी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे बिजनेसमैन का। ये पैसा क्या होता है, कहां टैक्स हेवंस में क्यों पहुंचता है, कैसे पहुंचता है, ये अब सरकार को, सरकार की एजेंसियों को अच्छी तरह से पता है। इसलिए पता है
क्योंकि कई इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिक हो चुके हैं। अब उदाहरण के तौर पर अभी ये स्टर्लिंग बायोटेक में सीबीआई ने 2 एफआईआर रजिस्टर करी हैं, अब जाकर रजिस्टर करी हैं, जबकि इस पर इनकम टैक्स की रेड 2011 में हुई थी। 2011 की रेड में एक डायरी बरामद हुई और उस डायरी में बहुत सारे लोगों के नाम और बहुत सारे लोगों को काफी पैसा देने का ब्यौरा उसमें उस डायरी में दिया हुआ है। और जो दस्तावेज और कंप्यूटर डिस्क्स वगैरह जो बरामद हुई, उससे ये निकल कर आता है कि ये कंपनी बहुत लार्ज स्केल पर मनी लॉन्ड्रिंग कर रही थी। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग के थ्रू, यानी कि जो चीज इंपोर्ट करती थी, अगर वो 1 करोड़ रुपए की है तो उसको 5 करोड़ रुपए दिखाना। और दिखाने का तरीका बड़ा सिंपल होता है। ये सिर्फ स्टर्लिंग वाले केस में ही नहीं, अभी 2014 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 3 नोटिस दिए, शो कॉज नोटिस, 2 अडानी की कंपनियों को और 1 एसआर की कंपनियों को। और सारे शो कॉज नोटिस में यह दिखाया है कि आपने हजारों करोड़ का पावर इक्विपमेंट खरीदा अपने पावर प्लांट्स के लिए, चाइना से खरीदा, हांगकांग से खरीदा, लेकिन सीधा उन कंपनियों ने नहीं खरीदा। पहले बीच में एक बिचौली कंपनी अपनी ही बनाई, जो कि दुबई में, मॉरिशस में, केमन आइलैंड में कहीं बनाई गई और उसके थ्रू परचेस किया गया। और डीआरआई के नोटिस में साफ दिखाया है बैक टू बैक इनवॉइस, यानी कि उसी इक्विपमेंट का एक इनवॉइस चीन की कंपनी अडानी की दुबई की कंपनी के नाम इशू करती है, उसी दिन अडानी की दुबई की कंपनी अडानी की हिंदुस्तान की कंपनी के नाम एक और इनवॉइस इशू करती है जो 4 गुने या 5 गुने दाम का है उसी इक्विपमेंट का। और वो पैसा फिर वहां दुबई से या मॉरिशस से विनोद अडानी जो इनके भाई हैं उनके अकाउंट में या उनकी कंपनी के अकाउंट में पहुंच जाता है किसी टैक्स हेवन में। ये पूरा मोडस ऑपरेंडी स्टर्लिंग बायोटेक में भी देखा गया। स्टर्लिंग बायोटेक में 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये सीबीआई के 2 एफआईआर जो हमने, जो आपको प्रेस नोट देंगे उसमें दिए हैं। 5,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स, उसमें 3 तो सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर्स के नाम हैं उस डायरी में कि इनको पैसे दिए गए। पर मजेदार बात यह है कि उसमें एक शख्स का नाम है जिसका नाम है राकेश अस्थाना। अब आपको जो दस्तावेज दिए जाएंगे उसमें एक अलग से 4 पेज का दस्तावेज है जो कि इस स्टर्लिंग बायोटेक की डायरी का है। अब इसमें आप देखेंगे बीच में राकेश अस्थाना, ये तो खैर 40,000 के करीब है। दूसरे पेज में फिर से राकेश अस्थाना, वही 40,000 के करीब है। अलग अलग डेट्स की है ये डायरी की एंट्री। इधर रोहित अस्थाना, ये भी छोटा ही अमाउंट है, 17,000 के करीब, उनका बेटा है शायद। अब ये देखिए चौथा पेज जो है, इसमें यहां पर ऊपर 3 नंबर लिखे हैं, लिखा है मिस्टर अस्थाना सर, ये राकेश अस्थाना। और यहाँ 5 एंट्री हैं, RA1, RA2, अलग अलग डेट की, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, और टोटल इसका है 3 करोड़ 80 लाख। अब ये राकेश अस्थाना कौन है? राकेश अस्थाना, जब ये डायरी बरामद हुई, जब ये रेड हुई, तो उस समय पुलिस कमिश्नर सूरत थे। उसके बाद सीबीआई में आ गए। सीबीआई में हाल में सरकार ने उनको डायरेक्टर अपॉइंट करने की कोशिश करी। पहले उनको एक्टिंग डायरेक्टर बनाया गया, ये दिसंबर की बात है। जो सीनियर मोस्ट अफसर थे दत्ता, रूपक दत्ता, उनको सीबीआई से बाहर भेज दिया गया। राकेश अस्थाना को एक्टिंग डायरेक्टर बना दिया गया।
हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करी कि बिल्कुल एलिजिबल भी नहीं है, इनको बिल्कुल गलत गैर कानूनी ढंग से बनाया गया है। तब उनको हटाकर अब जो प्रेजेंट सीबीआई डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा को बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले जब ये सब चीजें बरामद हो चुकी थी, और देखिए खास बात यह है कि इस स्टर्लिंग बायोटेक के मामले में 2011 में रेड होती है, रफा दफा कर दिया जाता है, फिर से मामला खुलता है 2014 के आखिर में। 2016 में इनकम टैक्स के विजिलेंस यूनिट ने एक बड़ी डिटेल्ड 800, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है, वो 800 पेज की रिपोर्ट दी, इतनी मोटी रिपोर्ट है, जिसमें पूरा डिटेल किया है कि किस तरह से इन लोगों ने इतना रुपया 5,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ओवर इनवॉइसिंग के थ्रू वो पैसा लॉन्डर कर दिया, और बहुत सारे पब्लिक सर्वेंट्स को, पुलिस के, इनकम टैक्स के, अलग अलग लोगों के, उसमें एक इरफान भाई का भी नाम है जो कि कहा जाता है अहमद पटेल के दामाद हैं। शायद एफआईआर इसीलिए रजिस्टर करी गई क्योंकि उसमें इरफान भाई का नाम लिख दिया गया, और बोला गया कि देखिए, उसको लीक भी कर दिया गया, और बोला गया कि देखिए ये अहमद पटेल का नाम इसमें आ गया है, अहमद पटेल के सन इन लॉ का। लेकिन उसमें राकेश अस्थाना का नाम नहीं लिखा गया, जबकि राकेश अस्थाना की कई एंट्रीज हैं, क्योंकि राकेश अस्थाना को सीबीआई का डायरेक्टर बनाना है। अब मजेदार बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर बनाने की, सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर बनाने की कोशिश करी गई, और एक प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से एक प्रपोजल भेजा गया सीवीसी को, क्योंकि सीवीसी का अप्रूवल लेना जरूरी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में डायरेक्टर सीबीआई की राय लेनी जरूरी है। डायरेक्टर सीबीआई ने बोला कि भाई इनको स्पेशल डायरेक्टर बनाने का तो छोड़ दीजिए, इनको सीबीआई में भी नहीं रखा जा सकता। इनको सीबीआई में इसलिए नहीं रखा जा सकता क्योंकि सीबीआई ने अभी 2 एफआईआर रजिस्टर करी हैं और बहुत संगीन इन्वेस्टिगेशन इनके खिलाफ हो रहा है, इसलिए इनको स्पेशल डायरेक्टर बनाने की तो बात हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी इनको स्पेशल डायरेक्टर सीबीआई का बना दिया गया। ये सब होने के बावजूद, सीबीआई का खुद एफआईआर होने के बावजूद, अडानी के केस में डीआरआई के शो कॉज नोटिस 100 पेज का है। 100 पेज में सारा डिटेल उन्होंने निकाल दिया शो कॉज नोटिस में ही कि किस तरह से बैक टू बैक इनवॉइसेस इन्होंने अपनी ही कंपनी, अपने ही लोगों के थ्रू शेल कंपनी वहां बना ली और उसके थ्रू इनवॉइसेस रूट करे गए, जिसमें 4 गुना दाम कर दिया गया है और पैसा विनोद अडानी के कंपनी के अकाउंट में टैक्स हेवंस में चला गया। ये सब हो जाता है मई 2014 में। 3.25 साल तक कुछ नहीं होता। इतना संगीन, अगर आप काला धन वापस लाना चाहते हैं तो ये तो सीधा सीधा प्रमाण दिया जा रहा था। आपकी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस पूरा प्रमाण कह रही थी कि भाई अडानी ने कई हजार करोड़ का गबन किया, मनी लॉन्ड्रिंग करी, काला धन बाहर ले गए, अपने भाई के कंपनियों के अकाउंट में ले गए, ऐसे ही एसआर का। लेकिन आपके जू भी नहीं रेंगती है। 3.25 साल तक उस पर बैठे रहे। अभी गार्जियन ने एक बहुत गंभीर लंबी स्टोरी इस पर करी, तब डीआरआई का एडजुडिकेटिंग ऑफिसर से एक ऑर्डर पास करा लिया कि नहीं, ये तो कोई ओवर इनवॉइसिंग नहीं है, ये तो आर्म्स लेंथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें तो इन लोगों ने ये थोड़ी सी वारंटी ज्यादा टाइम की दी है, इस वजह से 4 गुने का प्राइस का इन्फ्लेशन है। 5,000 करोड़ रुपया वो वारंटी की वजह से एक्स्ट्रा दिया गया है। ऐसा एब्सर्ड ऑर्डर आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर डीआरआई का पास कर देता है और सरकार उस पर चुपचाप उसको हजम करके बैठ जाती है। और फिर ये आप कहते हैं कि नहीं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हमने मल्टीटास्क एजेंसी बना दी। अरे भाई, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी।
सारा एविडेंस था। इसी तरह से डीआरआई ने एक अलर्ट दिया, ये इसका नाम है सब्जेक्ट जनरल अलर्ट सर्कुलर, और ये सबको भेजा किया, सारे कस्टम्स के बड़े बड़े अफसरों को। 30 मार्च 2016, यानी 1.5 साल से ज्यादा हो चुका है। और इसमें बोला कि सब्जेक्ट इंपोर्ट ऑफ कोल फ्रॉम इंडोनेशिया बाय रिजॉर्टिंग टू ओवर इनवॉइसिंग, और ये कंपनियों के नाम है। 40 कंपनी हैं जो कि कोयला के इंपोर्ट में ओवर इनवॉइसिंग कर रही हैं। उसमें ऊपर 6 कंपनी अडानी की हैं, इधर बहुत सारी कंपनी जिंदल की भी हैं, रिलायंस की भी हैं, एसआर की भी हैं, सभी हैं। कुछ नहीं होता। इसी तरह से इंडियन हाई कमीशन सिंगापुर ने 2011 में एक चिट्ठी लिखी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि अभी अभी सिंगापुर से सबसे बड़ा एफडीआई हिंदुस्तान गया है, और जिस कंपनी ने वो एफडीआई भेजा है वो एक नेम प्लेट कंपनी है, जिसने अपने डिक्लेरेशन में अथॉरिटीज को ये डिक्लेयर किया है कि जी हमारा कोई बिजनेस नहीं है, हमारे कोई एसेट्स नहीं है, हमारा कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते। ऐसी कंपनी ने 6,530 करोड़ रुपया हिंदुस्तान भेज दिया, और किसको भेज दिया? मुकेश अंबानी की 2 कंपनियों को या 4 कंपनियों को, एक्सक्लूसिव 100% मुकेश अंबानी की कंपनी, रिलायंस को नहीं। 4 कंपनियां ऐसी जो कि 100% ओन्ड है मुकेश अंबानी। लेकिन कुछ नहीं किया जाता। खैर उस समय यूपीए सरकार थी, कुछ नहीं किया, अंबानी से मिले हुए थे। जब एनडीए सरकार आई और एसआईटी बनाया गया तो मैंने तुरंत तभी जून 2014 में एक चिट्ठी लिखी कि देखिए ये एकदम क्लियर एविडेंस है कि ये काला धन, जो कि फिर से वो ओवर इनवॉइसिंग वगैरह, क्योंकि अंबानी का भी खुलासा सीएजी ने किया था कि इन्होंने जो इक्विपमेंट खरीदा है उसके लिए अपना वो गैस बेसिन जो है उसमें खूब ओवर इनवॉइसिंग करी है। ओवर इनवॉइसिंग से पैसा बाहर निकाला जाता है, फिर इस तरह से शेल कंपनी के थ्रू लॉन्डर करके अपनी कंपनियों में ही ले आया। इसको पकड़ने की कोई कोशिश नहीं करी गई, कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से अनिल अंबानी का इनकम टैक्स ने खुद उसका थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया कि $750 मिलियन कोई एमिट्स नाम की कोई कंपनी सिंगापुर से अनिल अंबानी की कंपनियों में आया। उसी समय आया जब ये 2G स्कैम हुआ, जिसमें अनिल अंबानी वगैरह भी इन्वॉल्व थे। फिर कुछ नहीं किया गया। तो जहां आपके पास बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जिससे आप पूरा पैसा भी बरामद कर सकते हैं, उन लोगों को प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, वहां आप कुछ नहीं करते। जब कोई खुलासा कोई अखबार कर देता है, जैसे ये इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट वगैरह ने किया, तब आप कहते हैं कि भाई हम इस पर मल्टी एजेंसी टास्क फोर्स बनाएंगे, हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और फिर आप कहते हैं कि भाई हमने तो बड़ा भारी जादू कर दिया, हमने नोटबंदी कर दी और काला धन सब खत्म हो जाएगा। और हुआ क्या? साल भर के बाद हम देखते हैं कि उस नोटबंदी से वो कह रहे हैं कि 16,000 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, लेकिन वो भी सब वापस आ जाएगा, क्योंकि अभी तो ये कोऑपरेटिव बैंक्स और बाहर बैंक्स का डेटा ही नहीं आया है। जब वो डेटा आ जाएगा तो शायद ये 16,000 करोड़ भी वापस आ जाए। अगर आपको 16,000 करोड़ रुपए पकड़ने थे तो आप सिर्फ अंबानी और अडानी को पकड़ लेते, उससे ज्यादा पैसे मिल जाते, जिसमें आपके पास बिल्कुल स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, आपकी ही एजेंसीज ने इन्वेस्टिगेशन करके निकाली हुई थी, फिर भी उनको नहीं पकड़ते। और उसके बाद करते क्या है कि लोकपाल तो खैर अपॉइंट किया ही नहीं, पॉलिटिकल फंडिंग में 3 बड़े बड़े चेंजेस कर दिए।
पहला चेंज पिछले साल फाइनेंस बिल में किया। हुआ ये कि हम लोगों ने एक पिटीशन फाइल करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने फॉरेन कंपनीज के सब्सिडियरी से खूब सारा पैसा ले लिया, करोड़ों रुपया, जो कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में ऑफेंस है, इनका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। अब उसको, उस जजमेंट को इन्होंने चुनौती दी सुप्रीम कोर्ट में, वो भी चुनौती विफल हो गई, इनको विड्रॉ करनी पड़ी। इंप्लीमेंट ना किया जाए वो जजमेंट, उसके लिए इन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया। और अमेंडमेंट क्या लाए कि अब से फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी अगर कोई डोनेशन देगी तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। यानी कि अब से फॉरेन पैसा पॉलिटिकल पार्टी ले सकती हैं। एक तरफ आप एनजीओ के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, सबका बंद कर रहे हैं, जो सोशल वर्क कर रहे हैं उनका भी बंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं फॉरेन पैसा, फॉरेन कंपनियों से, जिन कंपनियों को सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है उससे चाहे जितना पैसा ले ले उनकी सब्सिडियरीज के थ्रू। और इस साल 2 और अमेंडमेंट्स कर दिए। एक अमेंडमेंट ये किया कि अब बड़े बड़े कॉरपोरेशंस एनोनिमसली डोनेट कर सकते हैं, यानी कि ये भी कोई, किसी को पता नहीं लगेगा, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता लगेगा कि पैसा किसने दिया, क्योंकि एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स का डिवाइस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। हम लोगों ने तो मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी, मैंने 2014 जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने थे, कि भाई अगर आपको काला धन खत्म करना है तो ये एनोनिमस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खत्म करिए। उसमें एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट है पार्टिसिपेटरी नोट्स, जो कि कोई जना बाहर से खरीद सकता है और उसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और किसी को पता नहीं लगता कि किसका पैसा है, किसने इन्वेस्ट किया है। अब इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खोल दिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स तो खत्म नहीं किए, पर अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक उसी तरह का एनोनिमस इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट खोल दिया कि पॉलिटिकल पार्टियों को अब आप जितना चाहे चंदा दे दीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद के, जिससे किसी को पता नहीं लगेगा किसने पैसा दिया। यानी कि आप किसी कंपनी को सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है, अगले दिन वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू उसका जो कमीशन है 10%, 20% जो है सरकार में जो पार्टी है पावर में, भाजपा को, कांग्रेस को, उनको दे दे और सब ठीक है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि भाई ये घूस दे दी गई है इस तरह से। और तीसरा इन्होंने अमेंडमेंट ये किया कि पहले 7.5% की कैप थी कि हर साल आप अपने प्रॉफिट का 7.5% से ज़्यादा डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे सकते। ये इन्होंने कैप खत्म कर दी कि आप अपने प्रॉफिट से भी ज़्यादा पैसा दे सकते हैं। अपने 10 साल के प्रॉफिट ना भी हो, आपकी कंपनी लॉस में भी हो, तब भी आप पैसा दे सकते हैं। जैसे वो सिंगापुर की कंपनी जिसके पास एक भी पैसा नहीं, एक भी बिजनेस नहीं, लेकिन 6,530 करोड़ आ गया उसके पास मुकेश अंबानी की कंपनियों को भेजने के लिए। तो हम लोगों का ये कहना है कि भाई आप अगर ये तो देख लिया कि कोई सीरियसनेस बिल्कुल भी नहीं दिख रही काले धन के पीछे, बस ये जुमलेबाजी कि हमने आज इसका जुमला चला दिया नोटबंदी का, कल कोई और जुमला चला देंगे। तो हमारी डिमांड्स ये हैं कि पहला, ये जो केसेस हम लोगों ने लिस्ट करे हैं, चाहे ये अडानी के हों, अंबानी के हों, जिसके बारे में बिल्कुल डिटेल्ड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इस पे एक्शन लिया जाए। दूसरा, सरकार इसका पूरा खुलासा करे कि अभी तक उन्होंने क्या एक्शन लिया है। ये कहते हैं कि भाई हमने मल्टी एक्शन टास्क फोर्स बना दी थी, HSBC बैंक में, लिक्टेनस्टाइन बैंक में, पनामा पेपर्स में। अरे भाई उसमें आपने किसके खिलाफ क्या एक्शन लिया, कितना रुपया किससे बरामद किया, उसका डिटेल तो दीजिए। हमको ये पता लगा है, ये हमारी बिल्कुल
खास इंफॉर्मेशन है, आप लोग ये नोट कर लीजिए कि एसआईटी ने कई रिकमेंडेशंस दी हैं। काले धन पर जो एसआईटी बनी पिछले कई साल में, पिछले 3 साल में कई रिकमेंडेशंस और कई रिपोर्ट्स एसआईटी दे चुकी है, और उसमें से हार्डली कोई रिकमेंडेशन को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है सरकार ने। हमारी डिमांड ये है कि इसका सरकार पूरा खुलासा करे कि एसआईटी ने अभी तक क्या रिपोर्ट दी है, क्या रिकमेंडेशन है, और सरकार ने उसके ऊपर क्या किया है। दूसरा, ये जो जब से नोटबंदी हुई उसके दौरान कितना पैसा कैश में पॉलिटिकल पार्टीज, एमपीज, एमएलएज ने जमा किया अपने अपने अकाउंट में। आपको याद होगा कि कई खबरें आई थी कि भाजपा ने कहीं पर 60 लाख रुपए जमा कर दिए, उनकी वेस्ट बंगाल की यूनिट ने कहीं पर और कई करोड़ रुपए जमा कर दिए नोटबंदी के दौरान। उसका पूरा खुलासा किया जाए, एमपीज, एमएलएज और पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना कितना क्या क्या जमा किया। ये सारे जो अमेंडमेंट्स करे गए हैं फॉरेन पॉलिटिकल फंडिंग के मामले में, इन सब को वापस लिया जाए। और दूसरा, मैंने बोला था कि देखिए, अगर आप प्रोएक्टिवली, ये तो गवर्नमेंट रिएक्ट करती है जब कोई खुलासा कोई दूसरा कर देता है कि अच्छा हम मल्टी एक्शन टास्क फोर्स बना रहे हैं। अगर आपको सचमुच हिंदुस्तानी लोगों के जो बाहर एसेट्स हैं उनको पकड़ना है, तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है, जो कि मैंने एक चिट्ठी में, जिसकी कॉपी इसमें मिलेगी आपको, 2014 में ही प्रधानमंत्री को लिखकर भेज दिया था कि देखिए, आपको 2 काम करने हैं। पहले तो एक ये कानून बना दीजिए कि हर हिंदुस्तानी सिटीजन को अपना सारे एसेट्स जो बाहर हैं वो डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। शायद ऐसा रिक्वायरमेंट इनकम टैक्स एक्ट में है, लेकिन साथ में आपको ये भी और कहना पड़ेगा उस कानून में कि जो एसेट्स किसी ने नहीं डिस्क्लोज करे उसको प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाएगा और उसको कॉन्फिस्केट सरकार जब्त कर लेगी। जब आप ये कह देंगे, तब आप यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन में इन सारे देशों को और टैक्स हेवन के देश भी जो हैं उनको आप अप्रोच कर सकते हैं। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन ये कहता है कि अगर करप्शन और क्राइम के मामले में किसी भी सरकार को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए अपने सिटीजन्स के बारे में दूसरे देश से, तो दूसरे देश को देनी पड़ेगी। वो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी बैंकिंग सीक्रेसी है, हम नहीं देंगे, आप ये करिए। ये बार बार सरकार ये कहती है कि नहीं जी, हम तो कोई टैक्स ट्रीटी कर रहे हैं, दूसरे देशों से टैक्स ट्रीटी कर रहे हैं। अरे भाई, टैक्स ट्रीटी तो तब कामयाब होती है अगर उनका वहां पर डिस्क्लोज्ड इनकम के बारे में आप कुछ कर रहे हो। अगर उन्होंने कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, कोई सीक्रेट बैंक अकाउंट्स टैक्स हेवन में बैंक अकाउंट्स में या कंपनीज बना के शेल कंपनीज बनाकर रखी है, उसकी इंफॉर्मेशन तो आपको तभी मिल पाएगी जब आप उनसे ये बोलेंगे कि भाई हमारे देश में तो ये क्राइम है और इस क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, आप दीजिए हमको। लेकिन वो सब तो कुछ कर नहीं रहे हैं। साथ में ये भी बोला था मैंने कि पार्टिसिपेटरी नोट्स को खत्म करिए। ये जो एफडीआई आता है शेल कंपनीज के द्वारा, इसमें आप लाजमी बना दीजिए कि जो आदमी यहाँ इन्वेस्ट करता है उसको बताना पड़ेगा कि भाई किसका पैसा है। तो ये सब अगर करें तब हम मानेंगे। कम से कम शुरुआत तो इससे करें कि भाई खुलासा करें कि भाई किया क्या है, क्या एक्शन लिया है, एसआईटी की क्या रिकमेंडेशंस थी, आपने उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या किया। आप बस यही जनता को बताते रहें कि भाई हम कर रहे हैं, मल्टी एक्शन टास्क फोर्स बना दी है, तो उससे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी बस मैं फिर समराइज कर दूं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी कई बार हो जाती है। हमने क्या सुना है? पहली बात, इस देश में काले धन का धंधा बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है और वो
कमरे के अंदर कैश के नोट बंद करने वाला धंधा नहीं है। सबसे बड़ा काला धन ये जो विदेश से जो रूट होके पैसा आता है, जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट होते हैं। बार बार काले धन की जब चर्चा आई थी, नोटबंदी की चर्चा आई थी, हमने कहा था काला धन का सबसे बड़ा स्रोत ट्रंक में, कमरों में बंद कैश के नोट नहीं है। ये है सबसे बड़ा, ये सब वापस घूम के आ जाते हैं। सबसे बड़ा स्रोत ये है। नंबर 2, इसके बारे में सरकार को पता है। पता नहीं था तो एक्सप्रेस वालों ने और बता दिया, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट की जो एसोसिएशन है, इन लोगों ने बता दिया। पता है। पता नहीं था तो प्रशांत भूषण ने एक नहीं कई चिट्ठियां लिख के प्रधानमंत्री कार्यालय को एविडेंस समेत भेज दी। लेकिन इस सब के प्रमाण होने के बावजूद सरकार को पता है, सरकार के पास एविडेंस मौजूद है। एविडेंस वेरीफाइड एविडेंस है, सरकार की अपनी एजेंसियों ने वेरीफाई किया। हम बैठ के यहां सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस कह रहा है, ये सीबीआई कह रही है, सरकार के अपनी तमाम एजेंसीज कह रही है, वेरीफाइड एविडेंस है। फिर भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ एक्शन ही नहीं है, ये बात नहीं है, बल्कि करने वालों को इनाम दिया जा रहा है। राकेश अस्थाना जी को सीबीआई में लाया जा रहा है। जिस आदमी की सीबीआई जांच कर रही है इस वक्त, जिसके खिलाफ पिछले महीने एफआईआर दायर हुई है, जिसमें इंप्लीकेटेड है वो, उसको सीबीआई में ला रहे हैं आप। और सिर्फ इनाम ही नहीं दे रहे, आगे से ये रास्ता खुला रहे और पॉलिटिक्स में ब्लैक मनी आने में कोई दिक्कत ना आए, इसका पुख्ता इंतजाम भी कर रही है ये सरकार। इसलिए दोस्तों, ये कल जो एंटी ब्लैक मनी डे है, इससे बड़ा पाखंड, इससे बड़ा मजाक देश की जनता के साथ हो नहीं सकता जो हो रहा है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से, इस सरकार से एक बार फिर कहते हैं, अगर आप काले धन के बारे में गंभीर हैं तो इन कदमों को उठा के दिखाइए। नंबर 1, ये जो केसेस हमने दिए हैं, जिसका एविडेंस एक बार फिर हम नथी करके आपको दे रहे हैं, जिसके एविडेंस आपके डिपार्टमेंट ने वेरीफाई किए हैं, इनके बारे में तुरंत एक्शन लीजिए। अडानी का नाम सुन के घबरा मत जाइए, एक्शन लीजिए। आप देश की सरकार हैं, आपका काम है इन पे एक्शन लेना। नंबर 2, आज तक आपने जितने टास्क फोर्स बनाई हैं, इनसे क्या हुआ इसका हिसाब देश के सामने रखिए। नंबर 3, काले धन की एसआईटी ने क्या सिफारिश की है, देश को सिफारिश तो बताइए, ताकि हम जांच लें कि आपने इस पे एक्शन ले लिया है कि नहीं ले लिया। छुपा क्यों रहे हैं इस बात को आप। नंबर 4, 8 नवंबर 2016 और 31 दिसंबर 2016 के बीच किस किस पार्टी, किस किस नेता, किस किस एमएलए, एमपी ने कितना कैश बैंक में डिपॉजिट किया, कृपया इस सूचना को सार्वजनिक कीजिए। चाहे जिस मर्जी पार्टी का नाम हो, उसको सार्वजनिक कीजिए। और अगर आप गंभीर हैं काले धन के बारे में, तो कानून बनाइए, प्रॉमिसरी नोट को बंद कीजिए। ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इनकम हो वो क्रिमिनल मानी जाएगी। और ये जो पॉलिटिकल फंडिंग, काले पॉलिटिकल फंडिंग को ठीक करने वाले जो आपने कानून बनाए हैं, इनको वापस लें। अगर ये नहीं करते तो कम से कम काले धन के बारे में सुंदर सुंदर बातें करना बंद करें। मोटी बात ये हम कह रहे हैं। आपके प्रश्न, उसका इंतजार।